गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रवि कुमार और आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूँ। तो हम बच्चों कहाँ थे? हम थे अध्याय 4 में परमाणु की संरचना में हम पढ़ रहे थे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं कि विभिन्न कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे वितरित होते हैं। तो अब स्टार्ट कीजिए। परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। देखो, परमाणु की भिन्न भिन्न कक्षाएं होती हैं, हम जानते हैं। में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, वितरण मतलब होता है बंटना। तो उसके लिए बोर और बरी ने कुछ नियम प्रस्तुत किए। देखो, कोई भी साइंस में कुछ भी काम होगा ना, बिना नियम बिना सिद्धांत के कभी नहीं होता। तो ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, एक नियम सिद्धांत बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। तो इसमें क्या होता था, उन्होंने दिए नियम बोर और बरी ने। अब उससे किस नाम से जाना जाता था? बोर बरी स्कीम के नाम से जाना जाता था। इस नियम के अनुसार किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 2n² से दर्शाया जाता है। इस नियम के अनुसार क्या था कि किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र एक बना दिया था कि मैं कोई भी कक्षा है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो उसे कैसे निकालेंगे? 2n² से। ये याद रख लेना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है किसी भी कक्षा में? 2n², जहाँ n जो है वो कक्षा की संख्या है, या हम ऊर्जा स्तर बोल सकते हैं। जहाँ पर n क्या होगा बच्चों? कक्षा की संख्या, या हम बोल सकते हैं इसे ऊर्जा स्तर। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू दी होगी, जैसे 1 दी हो, 2 दी हो, 3 दी हो, 4 दी हो। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ n जो है वो कक्षा की संख्या है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या पहले कक्ष या के कोष में होगी। ठीक है, पहले कक्ष में बोल सकते हैं या के कोष में, हमने पीछे पढ़ा था। तो के कोष में कितना होगा? यदि हम n = 1 लेंगे तो n = जब हम 1 लिखेंगे तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2 × 1 = 2। इसी तरीके से दूसरे कक्ष या एल कोष में हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2 × n की जगह क्या रखेंगे? 2। तो 2 दूनी 4 और 1 2 और है, तो यानी हो गया 8। तो तीसरे कक्ष में निकालेंगे एम कोष में, तो क्या निकालेंगे? 2 × 3⁻²। तो क्या आ जाएगा? 3 3 9 दूनी 18। इसी तरीके से चौथे कक्ष में निकालेंगे, एन कोष में होगी, तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका? 4 चौक 16 दूनी 32 है। इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, इन्होंने क्या कर रखा है, पहले 18 तत्वों की परमाणविक संरचना का व्यवस्था चित्र बना रखा है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो हाइड्रोजन, राइट हैंड साइड में देखें तो हीलियम। फिर हम लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये एन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, देन एल्युमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड लास्ट वाला आर्गन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये आपका फर्स्ट नियम, मतलब पहला नियम तो मैंने ये पढ़ लिया था। अब दूसरा क्या कहता है ये, कि सबसे भारी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। वो कह रहा है कि जो सबसे भारी कोष्ठ होगा ना, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है आपकी? 8। ठीक है, और उसके बाद तीसरा, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाता। एक तीसरा नियम इन्होंने बताया था कि किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तब तक स्थान नहीं लेंगे जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष में पूर्ण रूप से जो है इलेक्ट्रॉन भर नहीं जाते। इससे स्पष्ट होता है कि कक्षाएं क्रमानुसार भरती हैं। देखो, 3 नियम बताए थे। पहला नियम ये था कि किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या होता है? 2n²। ठीक है, यह n जो है वो कक्षा की संख्या दर्शाता है। दूसरा बताया था उन्होंने कि सबसे भारी
कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8। तीसरा बताया था किसी परमाणु के दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेंगे जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इससे क्या स्पष्ट होता है कि कक्षाएं जो होती हैं वो क्रमानुसार भरती हैं। अब पहले 18 तत्वों की परमाणु संरचना की व्यवस्था को चित्र हम ऊपर देख चुके हैं। अब ये क्रियाकलाप देता है, स्थायी परमाणविक मॉडल तैयार करें तथा पहले 18वें तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। वो कहता है कि स्थायी परमाणविक मॉडल तैयार करें और पहले 18 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दिखाएं। तो अब दिखाई दोगे ऊपर से पहले 18 तत्वों के परमाणुओं की संयोजन सारणी 4.1 में दी गई है। ठीक है, सबसे पहले अब क्या है, अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन और करने हैं। कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। ऊपर से देख के आप लिख लेंगे भी जितना पड़ा है। अगर किसी परमाणु का K और L कोश भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 2n² वाले फॉर्मूले से आप निकाल दोगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों संयोजकता। हम पढ़ चुके हैं कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि परमाणु की जो भिन्न भिन्न कक्षाएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये कह रहा है कि किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को, कोई एक परमाणु लीजिए, उसकी बाहरी कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब बोर-बरी स्कीम में हम जानते हैं कि किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। बोर-बरी के नियम द्वारा हमें ये तो पता चल गया कि कोई भी परमाणु है उस परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8। यह देखा गया कि जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनों से भर जाते हैं, मतलब जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8। अगर 8 आ गए वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते। अगर उनमें 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे तत्वों की संयोजन शक्ति या संयोजकता शून्य होती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जो ऐसे तत्व होते हैं इनकी संयोजन शक्ति या कह सकते हैं संयोजकता शून्य होती है। इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो अक्रिय तत्व होते हैं जो क्रिया नहीं करते, जब उनमें 8 आई जाते हैं, तो तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अन्य में 8 होते हैं। ये जो अक्रिय तत्व होते हैं हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हालांकि मैं पता है कि 8 मैक्सिमम आ सकते हैं, लेकिन हीलियम में कितने आएंगे? 2, और अन्य में 8 होते हैं। सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति, जो सक्रिय तत्व होते हैं क्रिया कर सकते हैं, उनके परमाणुओं की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति। वो कह रहा है कि सक्रिय तत्वों के परमाणु की संयोजन शक्ति अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणु से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। मतलब वो ये कहना जा रहा है जो सक्रिय तत्व होते हैं ना बच्चों, के परमाणु की संयोजन शक्ति, ठीक है, अपने समान या तो उन्हीं के समान जो तत्व होते हैं या कोई अन्य तत्व के साथ परमाणुओं से मिलकर जब वो अणु बनाने की प्रवृत्ति होती है, उनमें उनका प्रयास केवल इतना ही होता है कि वो अपनी बाह्यतम कक्ष में पूरा भर लें। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लिया हैं, 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे भारी कक्ष को अष्टक माना जाता है। जो 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे भारी कक्ष होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? अष्टक। परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। जो परमाणु होता है वो अपने अंतिम कक्ष में, वो अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने के लिए क्या करता है? क्रिया।
देखो जो परमाणु होते हैं ना वो अपने अंतिम कक्ष में, जो उनका अंतिम कक्ष होता है उसमें अष्टक चाहते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन आ ही जाएं। प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने, उनको ग्रहण करने या उनको त्याग करने से होता है। और ये होता कैसे? या तो आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे, या ग्रहण कर लेंगे किसी से, या त्याग देंगे। अब देखो ग्रहण तभी करेंगे जब उनके पास ज़्यादा होंगे, और ग्रहण तब करेंगे जब उनके पास कम होंगे। भाई जिसके पास, मेरे पास 6 है, मैं दूसरे से कहूँ 2 और मुझे दे तो मेरे कक्षा पूर्ण हो जाएगी। और अगर मेरे पास कम है तो मैं ग्रहण करूँगा, और मेरे पास ज़्यादा है तो मैं दूँगा कि चल ठीक है ले ले यार, मेरे पास तो पूरा हो ही गया, मेरा पेपर पूरा हो गया, 40 पेज पढ़ लिया, पेन की मुझे क्या ज़रूरत। तो इस तरीके से अब परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतर होता है वही उस तत्व की संयोजक शक्ति अर्थात संयोजकता होती है। सिंपल सा पढ़ो ये लाइन दोबारा। वो कहना चाह रहा है कि परमाणु के बाह्यतम कक्ष, जो परमाणु का सबसे बाह्यतम कक्ष होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण, मतलब स्थानांतरण कर दो, या साझेदारी कर लो या स्थानांतरण कर लो, वो क्या कहलाती है? उस तत्व की संयोजक शक्ति। मतलब जितने वो साझेदारी करेंगे या स्थानांतरण करेंगे वो क्या कहलाएगी? उनकी आपकी संयोजकता शक्ति, अर्थात हम कह सकते हैं संयोजकता, जिसकी चर्चा पिछले अध्याय में की गई है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, लिथियम या सोडियम, प्रत्येक के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखो एक हाइड्रोजन है, लिथियम है और सोडियम, इनके प्रत्येक परमाणु ये जो होता है ना, इनके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? केवल एक। अतः एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं, इसलिए उनकी संयोजकता क्या कहलाएगी? एक। क्या आप बता सकते हैं कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की संयोजकता क्या है? यह क्या होगी आपकी? 2 और 3, क्योंकि जो मैग्नीशियम के बाह्यतम कक्ष में 2 और एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी क्षमता के अनुसार लगभग पूरी है, वो ये कहना चाह रहा है कि यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो उसकी क्षमता के अनुसार क्या है? अप्रोक्सीमेट कंप्लीट ही है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। वो ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई परमाणु है और उसका जो बाहरी कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी उसकी क्षमता है उसके अनुसार लगभग पूरी ही है, तो संयोजकता एक अन्य प्रकार से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो फ्लोरीन परमाणु होता है उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, और उसकी संयोजकता 7 हो सकती है, किंतु बाह्यतम कक्ष में अष्टक बनाने के लिए फ्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की अपेक्षा 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना अधिक आसान है। अब ये कह रहा है कि बाह्यतम कक्ष है उसमें उसे अष्टक बनाना है, तो बजाय 7 का त्याग करे किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले भी तो सकता है। अतः इसकी संयोजकता क्या होगी? वो क्या कहलाएगी? इसकी संयोजकता अष्टक 8 में से 7 घटाकर प्राप्त की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये 1 ले सकता है। तो इसकी संयोजकता और 1 कब प्राप्त होगा? जब उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा। और हमने क्या कहा था कि साझेदारी करने वाले जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, और इसमें कितनी है? केवल 1। तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितनी मिलेगी? 1। तो फ्लोरीन की संयोजकता क्या हो गई इस तरीके से? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता का परिकलन भी आप इसी तरीके से कीजिएगा। इस परिकलन से ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, ठीक है, ये बताइएगा। अतः प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन शक्ति होती है जिसे संयोजकता कहा जाता है। संयोजकता वही कि अष्टक प्राप्त करने के लिए उसे जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करने पड़ रही है या स्थानांतरण करना पड़ रहा है। अब देखो फ्लोरीन को 1 की ज़रूरत थी तो इसलिए उसकी संयोजकता हो गई 1। पहले 18 तत्वों की संयोजकता 4.1 के अंतिम स्तंभ में दी गई है। तो देखो ये तत्व का नाम दिया गया है बच्चों। ये विभिन्न सेलों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणु का संयोजन दिखाया गया है। सबसे पहले तत्व का नाम दिया गया है।
देन आपके प्रतीक दिए गए हैं कि उन्हें कैसे निरूपित किया जाता है। देन परमाणु संख्या, उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है। देन प्रोटॉनों की संख्या, कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। देन न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर इलेक्ट्रॉन का वितरण की LMNE क्लासेस होती है कि कैसे होगा, और फिर दे रखी इन्होंने संयोजकता। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, परमाणु संख्या 1 होती है, प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, नहीं होते। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा, केवल K क्लास में 1, संयोजकता कितनी होगी, 1। हीलियम में क्या होता है, परमाणु संख्या 2 होती है और प्रोटॉनों की संख्या भी 2 होती है। न्यूट्रॉन भी 2 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 2 होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है 2। तो इसमें संयोजकता क्या होगी, 0, क्योंकि इसे बाहरी कक्षा के लिए नहीं करना पड़ा, तो इसलिए इसकी क्या हो गई, 0। अब लिथियम, लिथियम में आपका प्रतीक होता है इसका Li, परमाणु संख्या 3, प्रोटॉनों की संख्या 3, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 आ गई, इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2 और 1, ठीक है। तो यानी इसकी संयोजकता क्या होगी, 1। बेरिलियम, बेरिलियम Be, परमाणु संख्या 4, प्रोटॉन की संख्या 4, न्यूट्रॉन की संख्या 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा, 2 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि बाहरी कक्ष में कितने इसमें 2 है ना। अब बोरोन, ये हो गया। बोरोन में क्या होता है, प्रतीक B, परमाणु संख्या 5, प्रोटॉन की संख्या 5, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का वितरण 2 और 3। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। अब आ जाइए आप कार्बन पे। कार्बन का प्रतीक C, परमाणु संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या भी 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6। तो कैसे होगा वितरण, पहले 2 आएगा, फिर आएगा 4, ठीक है, ये कैसे आएगा हम जानते ही हैं। उसके बाद तो संयोजकता क्या होगी, 4, क्योंकि उसमें लास्ट बाह्यतम कक्ष में कितने हैं, 4, ठीक है। या ये हम कह सकते हैं कि वो अभी तक क्या ऐसा नहीं आ रहा कि मतलब वो 1 ले, कम ले और ज़्यादा उसके पास हों, तो हम क्या करेंगे कि वही संयोजकता मान लेंगे। अब क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में होते हैं N प्रतीक होता है, परमाणु संख्या भी 7 होती है, प्रोटॉन की संख्या भी 7 होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भी 7 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होती है, इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है 2 और 5, ठीक है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, 3। अब ये क्या करेगा, ये क्या है, 5 देने की बजाय 3 ले सकता है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3। अब इसी तरीके से ऑक्सीजन की देखिए, इसमें क्या होता है, प्रतीक O, परमाणु संख्या 8, प्रोटॉन की संख्या 8, न्यूट्रॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, इलेक्ट्रॉन का वितरण जो होता है वो होता है 2 और 6, ठीक है। तो इसकी संयोजकता क्या होगी, क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या है, अष्टक कंप्लीट हो जाएगा, तो संयोजकता कितनी होगी, 2। इसी तरीके से अब यहाँ आ जाइए, नियॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन का प्रतीक हो गया F, ठीक है, परमाणु संख्या हो गई 9, प्रोटॉन की संख्या हो गई 9, न्यूट्रॉन की संख्या हो गई 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 9, इलेक्ट्रॉन का वितरण कितना होगा, 2 और 7, ठीक है। तो ये क्या है, 1 ले तो अपना अष्टक पूरा कर ले, तो हम क्या करेंगे, संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी, 1। उसी तरीके से नियॉन में ये हो गया। अब हो गया आपका नियॉन में Ne, ठीक है, परमाणु संख्या 10, प्रोटॉन की संख्या भी 10, न्यूट्रॉन की संख्या भी 10, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10, इलेक्ट्रॉन का वितरण 2 और 8, तो कितनी हो जाएगी, 0। सोडियम Na, प्रोटॉन की संख्या 11, परमाणु की संख्या 11, उसके बाद है प्रोटॉन की संख्या 11, न्यूट्रॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन का वितरण 2 8 1। अब देखो ये 7 लेगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1। उसी तरीके से मैग्नीशियम 12 12 12 12। अब इसे कैसे करोगे आप, 2 8 2, तो 2 आ जाएगी। अब इन सब में क्या होगा, अब इसमें लीजिए एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम 13 13 14 13
2 8 3, तो यहाँ पर क्या है 3 है ना। तो अब ये से ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो ये क्या करेगा, इसकी संयोजकता हम 3 ही मान लेंगे। सिलिकॉन की क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है 14 था ये, तो हमने मान लिया 2 8 4, तो 4 अब भी 4 ही आ जाएगा। अब फॉस्फोरस, इसमें क्या होता है कि 2 8 5, तो इसकी जो संयोजकता है वो या तो आपकी 3 हो सकती है या आपकी 5 हो सकती है। 3 इस वजह से क्योंकि 3 लेगा तो हो जाएगा, और 5 इस वजह 5 छोड़ दे तो ये पूरा 8 ही प्राप्त कर लेगा। देखो यहाँ 8 हो रहा है ना, इसके कहने का मतलब अगर ये 3 और ले तो यहाँ 8 हो जाए, और अगर क्या कहते हैं 5 छोड़ दे तो भी 8 हो गया बाह्य कक्ष। सल्फ़र में क्या होगा 16 है, तो क्या हो जाएगा 2 8 6, बस ये है कि 2 ले तो इसके अष्टक कंप्लीट हो जाए, तो संयोजकता 2। क्लोरीन 2 8 7, तो 1 ले तो पूरा हो जाए, तो 1। ऑर्गन 2 8 8 कंप्लीट है तो 0। इस तरीके से हम क्या है संयोजकता पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया ना समझ। अब देखिए एक प्रश्न दिया गया है, क्लोरीन सल्फर और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या से आप इनकी संयोजकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख के आप जैसे इनमें निकाला था क्लोरीन का, इस तरीके से आप निकाल लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, और वो टॉपिक है आपका परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है इसमें से, इसलिए इसे बहुत ही अच्छे से समझना। तो सबसे पहले आती है परमाणु संख्या। ठीक है, हम जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। देखो हम जानते हैं कि जो परमाणु का नाभिक होता है ना, उसके अंदर प्रोटॉन विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। एक परमाणु जो होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी क्या बताएगी, परमाणु संख्या। तो क्या था कि एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। एक परमाणु में उपस्थित जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो क्या बताते हैं, उसकी परमाणु संख्या। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, परमाणु संख्या। इसे हम किसके द्वारा निरूपित करेंगे बच्चों, जेड के द्वारा। ठीक है, किसी तत्व के सभी अणुओं की परमाणु संख्या जेड समान होती है। कोई तत्व है उसके सारे जो अणु होते हैं उनकी जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, जेड के समान। ठीक है, कोई तत्व है उसके सभी अणुओं की परमाणु संख्या, जो उसके जितने भी अणु होंगे उसकी परमाणु संख्या क्या होती है, जेड के समान। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। वास्तव में क्या होता है, जो तत्व होते हैं उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। किसको, तत्वों को। हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, जेड बराबर होता है 1, क्योंकि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उस नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। इस प्रकार कार्बन के लिए 6। ठीक है, इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इस प्रकार क्या होता है, जो एक परमाणु होता है उसके नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की कुल संख्या होती है उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। इस प्रकार कार्बन के लिए Z बराबर 6। इस प्रकार एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या क्या कहते हैं, सिंपल कि एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या क्या कहलाती है, परमाणु संख्या। अगला है आपका द्रव्यमान संख्या। एक परमाणु के अपरमाणु कणों के अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में परमाणु का द्रव्यमान उसमें विद्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। देखो हम इस निष्कर्ष पर तो पहुंच ही गए हैं कि जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो उसमें विद्यमान
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण होता है। ये परमाणु के नाभिक में विद्यमान होते हैं। ये कहाँ पर विद्यमान होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। इसलिए हमने क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। ठीक है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान उसके नाभिक में होता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है ना, वो सारा द्रव्यमान उसके नाभिक में ही होता है। और नाभिक में क्या होते हैं आपके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब क्या होता है? उदाहरण के लिए कार्बन का द्रव्यमान 12 U है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है? 12 U, क्योंकि इसमें क्या है? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो 6U + 6U = 12U। इस प्रकार एल्युमिनियम का द्रव्यमान 27U है, क्योंकि इसमें क्या है? 13 तो प्रोटॉन हैं और 14 न्यूट्रॉन हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो एक परमाणु का नाभिक जो होता है उसमें उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होती है, उनकी कुल संख्या के योग को क्या बोलेंगे? द्रव्यमान संख्या। किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक इस प्रकार लिखा जाता है। कोई परमाणु है, उसे हमें दर्शाना है, उसके लिए परमाणु संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या और तत्व का प्रतीक। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और ये क्या है? तत्व का प्रतीक। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन को इस प्रकार लिखा जाता है 7N14, यानी 7 क्या उसकी परमाणु संख्या, तत्व का प्रतीक N है और द्रव्यमान संख्या कितनी है उसकी? 14। परमाणु संख्या 7, द्रव्यमान संख्या 14 और N जो है प्रतीक है नाइट्रोजन के लिए। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 और प्रोटॉनों की संख्या भी 8 हो, तब परमाणु की परमाणु संख्या क्या है? ये हम ऊपर पढ़ गए थे, आपको बताना है। बी, परमाणु का क्या आवेश है। ठीक है। और सारणी 4.1 की सहायता से ऑक्सीजन और सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों। अब है आपके समस्थानिक। ठीक है। तो प्रकृति में कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई। ठीक है। कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। हमने कुछ ऐसे तत्व लिए जिनमें जो परमाणु संख्या तो समान थी लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग थी। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन परमाणु को लें। इसके 3 परिमाणविक स्पीशीज होते हैं। ठीक है। पहला होता है प्रोटियम। ठीक है। क्या होता है? प्रोटियम। इसका क्या होता है? 1H1। दूसरा होता है ड्यूटेरियम, वो होता है 1H2। ठीक है। या हम इसे कहते हैं डी। ट्राइटेरियम 1H3, या हम इसे बोल सकते हैं टी। तो प्रोट्यूरियम, ड्यूटेरियम या ट्राइटेरियम। प्रत्येक परमाणु की संख्या क्या है? समान है। इसमें परमाणु की संख्या समान है। ठीक है। लेकिन द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 हैं। इस तरह के अन्य उदाहरण होते हैं 6C12, 6C14। उसी तरीके से क्लोरीन के लिए 17Cl35, 17Cl37। इन उदाहरणों के आधार पर समस्थानिकों को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं: एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक हैं: प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। देखो, एक ही तत्व होगा, उसके परमाणु जिनकी क्या होती है? परमाणु संख्या तो होती है समान, लेकिन जो होती है द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है अलग अलग। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्राइटेरियम। अब क्या होता है? बहुत से तत्वों में समस्थानिक का मिश्रण भी होता है। बहुत सारे तत्व होते हैं, उनमें क्या होता है? समस्थानिक का मिश्रण। किसी तत्व का प्रत्येक समस्थानिक शुद्ध पदार्थ होता है। क्या कह रहा है ये? कि किसी कोई तत्व है, उसका जो प्रत्येक समस्थानिक होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। कि समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं? अलग अलग। जो समस्थानिक होते हैं
उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग। ठीक है। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिनका द्रव्यमान होता है आपका 35U और 37U, जो 3:1 के अनुपात में होते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि किस द्रव्यमान को क्लोरीन परमाणु का द्रव्यमान मानना चाहिए। आइए हम इसका पता लगाते हैं। ठीक है। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा ये देखते हैं। 35 × 75/100 प्लस 37 × 25/100, तो इस तरीके से आ गया आपका 35.5U। ठीक है। किसी देखो क्लोरीन का इस तरीके से आ जाएगा, पूरी आप कैलकुलेशन करेंगे 35.5U। ठीक है। अब क्या होता है कि किसी प्राकृतिक तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है कि कोई प्राकृतिक तत्व है, उसके एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में विद्यमान सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले परमाणुओं के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर किसी एक तत्व का कोई समस्थानिक नहीं है तो परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। ठीक है। क्या कह रहा है वो कि कोई एक तत्व है, उसका कोई भी समस्थानिक नहीं हो तो परमाणु द्रव्यमान उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। लेकिन अगर एक तत्व समस्थानिक रूप में उपस्थित है तो हम प्रत्येक समस्थानिक रूप का प्रतिशत जानना होगा और औसत द्रव्यमान की गणना करनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि क्लोरीन के परमाणु का द्रव्यमान एक भिन्नात्मक संख्या ये है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप क्लोरीन की कुछ मात्रा लेते हैं तो इसमें क्लोरीन के समस्थानिक का औसत द्रव्यमान 35.5U होगा। अब क्या होता है, समस्थानिक के अनुप्रयोग क्या प्रयोग होते हैं। कुछ समस्थानिकों के विशेष गुण होते हैं जिनका उपयोग हम विभिन्न कक्षाओं में करते हैं। उनमें से निम्नलिखित हैं। यूरेनियम के एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग होता है और घेंगा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग होता है। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, समभारिक। अभी हम पढ़ा था समस्थानिक, अब हम पढ़ रहे हैं समभारिक। तो दो तत्वों कैल्शियम और परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या कितनी है 18 के बारे में विचार कीजिए। परमाणु में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या है 40 है। यानी तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या क्या होगी समान। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, इसमें क्या होता है अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व लीजिए लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए समान। तो वो क्या कहलाएंगे समभारिक। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व लीजिए जिनकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो होगी समान, तो वो क्या कहलाएंगे आपके समभारिक। ठीक है। जिसमें परमाणु संख्या तो अलग होगी और द्रव्यमान संख्या एक होगी, समभारिक कहा जाता है। तो अब इसमें क्या आएगा कि चिन्ह HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों का सारणीबद्ध कीजिए। दूसरा, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा आप। अब देखो बच्चों, ये बता रहा है कि यहाँ हमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज क्रमशः J.J. टॉमसन और E. गोल्डस्टीन ने की। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की तो की थी J.J. टॉमसन ने और प्रोटॉन की थी और E. गोल्डस्टीन ने। अब जो थे J.J. टॉमसन ने यह प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। J.J. टॉमसन ने क्या कहा था, वो ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनात्मक गोले में धंसे होते हैं। ठीक है। दूसरा, रदरफोर्ड के
अल्फा कणों के प्रकीर्ण प्रयोग ने परमाणु केंद्रक की खोज की। परमाणु केंद्रक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्ण प्रयोग के द्वारा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने प्रस्तावित किया कि परमाणु के अंदर बहुत छोटा केंद्रक होता है। देखो, रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसने यह भी बताया कि जो परमाणु के अंदर होता है वो बहुत छोटा केंद्रक होता है और इलेक्ट्रॉन केंद्रक के चारों ओर घूमते ही रहते हैं। परमाणु की स्थिरता की इस मॉडल से व्याख्या नहीं की जा सकी है। अब जो नील बोर थे, नील बोर द्वारा दिया गया परमाणु का मॉडल अधिक सफल था। जो नील बोर ने दिया था, उन्होंने प्रस्तावित किया कि इलेक्ट्रॉन केंद्र के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं। जो नील बोर थे उन्होंने यह बताया कि जो परमाणु का मॉडल था वो उनका अधिक सफल था। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो केंद्रक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा के साथ अलग अलग कक्षाओं में वितरित होते हैं। अगर परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। अगर क्या कहते हैं, जो परमाणु है उसकी सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती हैं तो परमाणु क्या होगा? स्थिर होगा और क्या होगा? कम क्रियाशील। जी चैडविक ने परमाणुओं के अंदर न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा। जी चैडविक ने क्या किया? जो परमाणु था उसके अंदर न्यूट्रॉन उपस्थित है यह हमें बतलाया था। इस प्रकार परमाणु के 3 अपरमाणु कण हैं। ठीक है, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और न्यूट्रॉन अनावेशित होते हैं। ठीक है, कोई आवेश नहीं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान के 1/20,000 गुणा होता है। देखो, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रत्येक का द्रव्यमान 1 इकाई लिया जाता है। जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं उसमें प्रत्येक का जो द्रव्यमान होता है वो 1 इकाई लिया जाता है। परमाणुओं की कक्षा को KLMN नाम दिया गया है। परमाणु के कक्षा को क्या नाम दिया गया बच्चों? KLM और N। अब क्या होती है? संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति है। संयोजकता क्या है? परमाणु की संयोजन मतलब जोड़ने की शक्ति। एक ही तत्वों की परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ये कहना चाह रहा है कि एक तत्व की जो परमाणु संख्या होती है वो केंद्रक में उपस्थित विद्यमान, ठीक है, एक तत्व है उसकी परमाणु संख्या जो उसके केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या होती है उसके बराबर होती है। ठीक है, अब वो ये कहना चाह रहा है कि परमाणु की द्रव्यमान संख्या केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है। जो परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है वो क्या होती है? केंद्रक में विद्यमान न्यूक्लियनों की संख्या के बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व होता है उसके वे परमाणु होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न। और संभारिक क्या होते हैं? वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न। तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। हम क्या कर सकते हैं? तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित कर सकते हैं। देखो बच्चों, इसमें क्या है? ये अभ्यास है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करने की क्या क्या गुण होते हैं ऊपर से आप पढ़ना और अच्छे से और पता लगाना कि क्या क्या उनमें गुण होते हैं। जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं ये भी आप अच्छे से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? जो रदरफोर्ड है उसका परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं? अब बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। बोर के परमाणु मॉडल के बारे में अच्छे से बताइए। इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। जितने भी परमाणु मॉडल दिए गए हैं उनकी तुलना कीजिए और बताइए कि कौन सा बेस्ट है। लास्ट में पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को समझाइए। वो कह रहे हैं जो पहले 18 तत्व हैं ना उनमें विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन वितरण कैसे होता है उसका नियम को लिखिए।
सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए, ऊपर पड़ी थी। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और संभारिक। और कोई दो दो उपयोग भी लिखिए तो ये तो आप आसानी से लिख दोगे। Na+ के पूरी तरह से भरे हुए K व L कोष होते हैं, ये व्याख्या करनी है। अगर ब्रोमीन परमाणु 2 समस्थानिकों, ठीक है, इसके रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए, जैसे क्लोरीन की थी। एक तत्व X का परमाणु द्रव्यमान 16.2 U है तो इसके किसी एक नमूने में समस्थानिक 8x 16 और 8x 18 का प्रतिशत क्या होगा। यदि तत्व का Z 3 है तो तत्व की संयोजकता कितनी होगी ये बताना है आपको। तत्व का नाम भी लिखना है, आराम से बता दोगे। 2 परमाणु स्पीसीज के केंद्रकों का संघटक नीचे दिया गया है। x y की द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। इन दोनों स्पीसीज में क्या संबंध है, निम्नलिखित में गलत और सही बताना है। रदरफोर्ड का अल्फा परमाणु विकिरण किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, ये आप आराम से बता दोगे। तो इस तरीके से ये सारा आप करना, ठीक है, अपने आप से जितना आप कर सकते हो पहले, लेकिन इससे पहले आप 2-3 बार चैप्टर को पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं, हेडिंग डालनी है, क्योंकि नोट्स अच्छे से बनाओगे और पहले 2-3 बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, रीडिंग लगा लेना, उसके बाद नोट्स बनाया करना अपनी नोटबुक में, ठीक है। पहले बनाने का, डिक्टो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अपने आप से जितना आप अच्छे से लिखोगे आप यहाँ पे अच्छे रहोगे, और आप जो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें भी हम फिर क्या करते हैं, अभी नहीं पढ़ते, बाद में NCERT लेना स्टार्ट करते हैं। अरे अभी से पढ़ो ना, कुछ भी निकाल सकते हो आप सब, ठीक है। जय माता दी।